वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मेरे दोस्त, कल क्या होगा मेरे दोस्त, कभी मत सोचो कल क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रीट एग्ज़ाम 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। उसके लिए हम आपके लिए प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। बिल्कुल, हमने पहले एक क्लास डाल रखी है और लाइव क्लास माध्यमों के बाद से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। तो बिल्कुल आज एक और ही पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बिल्कुल जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चों का भला हो जाएगा जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। सेम टू सेम हूबहू आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है कि हर क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जुड़ रहे हैं मुझसे तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। जिससे क्या होगा, जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी मेरे पीडीएफ्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं वहीं पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि रीट एग्ज़ाम को कैसे पास करें तो वो वाली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए जी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? बिल्कुल आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें। जब आप आंसर दे दोगे तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन वर्णन आप अपने मन में सोच लिया करो, लेकिन मैं आपको 360 डिग्री पर उसका वर्णन करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हुए एक शिक्षक को क्या आशा नहीं की जा सकती? बिल्कुल, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या को समायोजित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षण विधियों को समायोजित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपने साथ बिठाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी अगर आप व्याख्या देखें जी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि कक्षा का सीमित आकार, छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण विधियों का चयन करना या व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था करना। ये टीचर कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अपने स्वाध्याय के लिए बच्चों को छोड़ देना ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आप ही बताइए कि वो स्वाध्याय कर सकता है बिना टीचर के, बिना पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उनसे हो जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। यानी कि यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, यानी कि उसकी वास्तविक आयु भी 9 वर्ष है और मानसिक आयु भी 9 वर्ष है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्त? MA/CA/100। तो आप इससे बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो 9 × 9 × 100। ठीक है, तो 9 से 9 कट गया तो कितनी रह गई आपकी? 100 रह गई। तो 100 किसकी होती है? बिल्कुल प्यारे दोस्त बताइए 100 किसकी होगी? आप सभी को पता है 9 से 190 से 109 के बीच में औसत होती है। कौन सी बुद्धि होती है मेरे प्यारे दोस्त? औसत, एवरेज बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत। आपको बताना है कि प्रतिभाशाली छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया जी। साधारणतः जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे सामान्य बुद्धि या वे माने जाते हैं, यानी एवरेज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने ही ऐसे ही आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि का, आप एक बार सूत्र देख लेना, ये आपको याद रखना है MA/CA/100। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
निम्न में से कौन सा स्वालीनता के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध संप्रेषण, कमजोर संप्रेषण या ऊपरी लिखित सभी। बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो स्वलीनता है दोस्तों, कमजोर सामाजिक व्यवहार भी होता है, रूढ़िबद्ध संप्रेषण भी होता है और कमजोर संप्रेषण भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल 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 प्यारे बच्चे, ऐसे ही आपको मेहनत करती रहनी है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध संप्रेषण, कमजोर संप्रेषण स्वलीनता के लक्षण हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। जो स्वलीनता हो आत्मविमोह एक मानसिक रोग है। कैसा रोग है मेरे प्यारे दोस्त? मानसिक रोग है। यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है, जिसके लक्षण जन्म से बाल्यावस्था प्रथम 3 वर्षों में नजर आने लगते हैं और व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्त अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख दो तो मैं आपसे बस यही बोलने वाला हूँ, आप इसका आंसर खुद पहले कमेंट में दे दिया करो। अगर आपका गलत होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करते करते दे दिया, जिससे क्या होगा, आपको कम से कम वो क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। गलत होगा तो और जल्दी याद होगा, अगर सही होगा तो फिर आपको याद तो होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वावस्था। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हम देखें तो देख सकते हैं, मात्रात्मक व्यक्ति क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक एग्जाम में पूछा गया था यूपी टेट में कि वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, तो उसमें राइट आंसर माना था स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे हम माप सकते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न कार्य कौन कौन से हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना या ऊपरी लिखित सभी। बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। माता पिता दोस्तों एक किशोर बच्चे के लिए सभी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कुछ बताने लायक बात है नहीं। बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? आपकी ऑप्शन है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला हुआ परिवर्तन है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो 6 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रियात्मक सोच सिद्धांत में सहायता करता है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक व्यवहारिक भी होता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। क्रियात्मक शोध में जो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है वो एक यही है, ये सिद्धांत निर्माण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, व्यवहारिक होता है, त्वरित चिंताजनक होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, बिल्कुल जी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्रियात्मक शोध सिद्धांत का निर्माण में सहायता करता है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह कथन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की स्थिति में सुधार करने की एक विशिष्ट विधि है। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय संबंधी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अनुसंधान किया जाए, जिनके परिणाम अधिक वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय हो तथा जिनके क्रियान्वयन से विद्यालय के प्रशासन, विद्यालय की शिक्षण पद्धति, छात्रों के व्यवहार, अध्यापकों के शिक्षण सामग्री जुटाने एवं उनके नियोजन में उपयुक्त सहायता मिल सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रख लेनी है। बिल्कुल अगर आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पेज को पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, जिससे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको नोट करते चलने हैं, क्या पता वो आपके एग्जाम में छप जाए।
एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बिल्कुल देखते हैं। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को नई चीज़ें सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। थॉर्नडाइक ने कभी खोज विधि के बारे में बात नहीं की। उचित अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल अभ्यास करना चाहिए। यहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करना चाहिए, बिल्कुल पुनर्बलन भी देना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आपको पता होगा बिल्कुल थॉर्नडाइक से तीनों संबंधित है, लेकिन जिस थॉर्नडाइक ने कभी भी खोज विधि से संबंधित कोई भी बात नहीं कही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लें जी, जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ओनली यह रहेगी, ठीक है। जैसे एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को द्वारा बच्चों की नई चीजें खोज सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना उचित नहीं है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार नहीं है। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम के अनुसार बालक को शिक्षा देते समय शिक्षक को सर्वप्रथम अधिगमन के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें एक बालक की रुचि हो, ठीक है, जिज्ञासा हो, बिल्कुल उचित अभ्यास हो, ठीक है। आपको बताना है प्रभाव के नियम जिसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। उसके अनुसार जिस कार्य को करने के लिए बालक को पुरस्कार मिलता है उसे बार बार करता है। जैसे कि आपको रीट एग्जाम में सफलता मिलती है तो आप ये बोलोगे कि रीट एग्जाम तो सिंपल है, फिर उसे बार बार करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप 2 से 3 बार असफल हो जाते हो तो आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। आप असफल होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो असफल होने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्या? केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जड़ात्मवाद या इनमें से कोई नहीं। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ईगो सेंट्रिज्म है वो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्य होता है। एक बालक अपने नजरिए और दूसरे नजरिए में फर्क नहीं कर सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है जी। इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं बाल्यावस्था में जी। अगला क्वेश्चन, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है मेरे प्यारे बच्चे, साधारणतः अधीनता या अपकर्ष का ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपरी लिखित तथा तथ्य को किसने किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गुस्टाव युंग ने, सिगमंड फ्राइड ने, कैरन होर्ना ने या अल्फ्रेड एडलर ने। बिल्कुल 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड एडलर महोदय थे। उन्होंने बताया था कि जब बच्चा अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल हो जाता है और कुछ प्रवीणता हासिल कर लेता है तो साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। उस पर लिखी गई जो परिभाषा है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड एडलर ने दी थी। तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल रिपीट हो सकती है क्योंकि इतनी बड़ी परिभाषा कोई याद नहीं करता। तो स्टार लगा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एडलर महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्ववास्तविकीकरण या ऊपरी लिखित कोई नहीं। बिल्कुल 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पर सबसे ज्यादा बोल दिया। आपको पता होगा अल्बर्ट बांडुरा ने किस पर खोज की थी? बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो गुड़िया पर प्रयोग किया था ना किया। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत में क्या बताया था? अनुकरण से खोज करने की ओर बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, थोड़ी सी लाइनें आपको याद रख लेनी है अल्बर्ट बांडुरा के बारे में। इन्होंने अवलोकन, नकल तथा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के लिए एक दूसरे से सीखते हैं ये एक परिभाषा दी थी। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण ही होता है, मैंने बता दिया। अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो किसका है? अनुकरण पर आधारित है, ठीक है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सभी चीजें रहने वाली हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होंगी ये क्लासेस। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाए? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना,
शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखने चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना बिल्कुल आता है। विद्यालय के लिए नियमितता बढ़ाना बिल्कुल होती है। हर बालक में अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करना ये भी होता है। लेकिन शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना ये कौन सी बात है मेरे प्यारे दोस्त, नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, इसके बारे में कुछ समझाने लायक बात नहीं है, नेगेटिव पॉइंट आपको मिल गया था तो उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा जी। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते संतुष्ट करता है? नैतिकता पूछिए आपसे, परम हेम है, अहम तथा परम हेम है, इदम है या अहम है? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक इदम ही है दोस्तों जो मना नहीं करता है, जो नैतिकता होती है, जो सुपर ईगो नैतिक बातें करता है उसको दबाने का काम कौन करता है दोस्तों? इदम करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जी। अगला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? उसे क्या कहते हैं? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण? दोस्तों 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। टोकन इकोनॉमी उसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके सॉरी इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो आपको देख लेनी है। टोकन इकोनॉमी क्या कहते हैं? तकनीकी के अंतर एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिससे बाद में वह अपने इच्छुक चीजों के कार्य या लाभ में बदल सकता है। ठीक है, टोकन इकोनॉमी क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो आपकी टोकन इकोनॉमी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कमेंट करके बताना मुझे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो किसने दिया था। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरती हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में सभी अच्छी तरह से समझाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, पद्धति विरोधाभास पद्धति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभास पद्धति या ऊपर लिखित कोई नहीं? बिल्कुल 14वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। यानी एक पॉजिटिव उसके पास रेस्पॉन्स है और एक नेगेटिव है। नेगेटिव होता तो वर्जन हो जाता, और जो पॉजिटिव होता मेरे दोस्तों तो पद्धति हो जाता। लेकिन इस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया हुआ है, इसलिए पद्धति और वर्जन विरोधाभासी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण को किस चीज का प्रतीक माना जाता है? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वाधीनता या अधिगम अक्षमता? बिल्कुल 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे कहते हैं हम मेरे प्यारे मित्र शैशव स्वाधीनता। 5 वर्ष के बच्चे, आपको देखो अगर इसमें अगर आप देखते तो 5 वर्ष का बच्चा कैसा होता है? शिशु होता है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे उसके अंदर अधिगम अक्षमता कैसे हो सकती थी, शैक्षणिक पिछड़ापन कैसे हो सकता था। 5 वर्ष का बच्चा क्या जाने इन चीज़ों के बारे में। लेकिन शैशव स्वाधीनता ये तो होती है, ऐसा होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ अपने दूसरों को देना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किशोरावस्था में एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेनस, डाउन सिंड्रोम या स्वालीनता? बिल्कुल आप सभी को पता होगा। 16वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खाना खाते टाइम
खुद उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो जाऊँ, इस वजह से वो उल्टियाँ कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती हैं, यह एक रोग होता है, ठीक है? तो अगर आपके अंदर भी ऐसी परिस्थिति है, बिल्कुल मोटे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मोटे होना चाहिए, बिल्कुल मोटे गोलू-मोलू तो और बढ़िया लगते हैं, तो ऐसा रोग उनके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी। अगला क्वेश्चन जी, आपकी स्क्रीन पर जी बताइए, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ऑप्टिक एटोट्रॉपी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोइया या रेफ्रेक्शन। बिल्कुल 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरदर्शिता के लिए दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है जी। अगला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पर, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर व हल। वैसे मूल रूप से तो इनमें थॉर्नडाइक शामिल था, लेकिन उसमें हल भी शामिल था दोस्तों। इस क्वेश्चन पर रट लगाई गई थी, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डिलीट कर दिया गया था, तो आपको भी डिलीट कर देना है अपनी मेमोरी से। अगर हल नहीं आते इसमें तो थॉर्नडाइक हल जोत देते, ठीक है, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन जी, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, भारतीय पुनर्वास परिषद का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय पुनर्वास परिषद का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जी, थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद जो प्रशिक्षण है दोस्तों, वो एक सोसाइटी है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो 1986 में इसको पंजीकृत किया गया था, तो इम्पोर्टेंट इतना खास रहने वाली नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है जी। अगर आप याद रख सको मोटे मोटे रूप में तो आप याद रख सकते हो। 20वां क्वेश्चन है आपका, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इस अंतर्ज्ञान को प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण के अर्थ में बताया गया है? शाखा संचालन में, गुरु संचालन में, औपचारिक संचालन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सोचिए जी। 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। तो पूर्व संचालन प्रक्रिया है दोस्तों, प्याजे ने उसे अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? अंतर्ज्ञान कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसा कुछ खास नहीं है, आप सभी को पता होगा कि प्रतीकात्मक अवस्था होती है 2 से 4 वर्ष तक की, और अंत प्रज्ञा विचार होता है 4 से 7 वर्ष का, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ गई आपके लिए, 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, या 10 से 13 महीने में। बिल्कुल बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा जी? इसका ये तो किसी का गलत होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके घर में शिशु है तो आपको पता होगा कि 10 से 13 वर्ष का बालक सार्थक शब्द बोलने लग जाता है, मम्मी से मम्मी, पापा से पापा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। बिल्कुल 22 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या करें, अब आपको दिख ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। गार्डनर ने कुल 7 तरह की बुद्धि बताती है। बुद्धि ये 7 प्रकार क्रमशः, ये आपको इम्पोर्टेंट बुद्धियाँ हैं, ये याद रखनी है। सबसे पहले भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि या व्यक्तिक आत्मशुद्धि बुद्धि। तो आपको इन बुद्धियों को याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है 3 बुद्धि इनमें से दे देगा और 1 बुद्धि कोई और दे देगा। जैसे कि मूर्त बुद्धि दे दी, तो मूर्त बुद्धि इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। 7 तरह की बुद्धि बताई। अगला क्वेश्चन जी,
निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोस्की, प्याजे, डेवी या कोहलबर्ग? बिल्कुल बताइए। जी 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। क्या मेरे प्यारे मित्र? वाइगोस्की, जिसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है, बिल्कुल। इनकी एक परिभाषा है दोस्तों, अधिगम को सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है, ना कि पर्यावरण से। यानी जो अधिगम से ही बच्चों को या शिक्षार्थियों को निर्मित किया जाता है, पर्यावरण से नहीं किया जाता। ये समाज के ऊपर ज्यादा भूमिका निभाते हैं, पर्यावरण पर इतनी भूमिका नहीं निभाते। ठीक है, इसका निर्माण व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा किया गया था। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट चीज है वही देखनी है आपको, ज्यादा कुछ पढ़ने के इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटर की किताबें, वाणी संश्लेषक या पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक? तो 24 का दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बड़े प्रिंट की किताबें दृष्टिबाध जिनको कम दिखता है तो उनके लिए जरूरी है, विशाल कंप्यूटर किताबें बिल्कुल जरूरी हैं, और वाणी संश्लेषक वाणी से आपको समझा दिया जाए वो भी जरूरी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक क्या जरूरी है जब उनको दिखता ही नहीं है तो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 25 बताइए। श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज से, डेसिबल में, वॉट में या पौंड में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। श्रवण विकृति की माप डेसिबल में की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जी 26 राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना? बिल्कुल बताइए। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखना। जैसे कि चढ़ना, दौड़ना और कूदना, इसके लिए दोस्तों सूक्ष्म चलन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लिखने के लिए आपको क्या करना है? पेन से करना है। इसमें तो दोस्तों ताकत लगानी पड़ेगी, चढ़ने में भी ताकत लगेगी, दौड़ने में भी ताकत लगेगी, कूदने में भी ताकत लगेगी, लेकिन लिखने में इतनी ज्यादा ताकत नहीं लगने वाली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर लिखना ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? मुझे कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। कमेंट क्या आपको दिख जाएगा फिर बता दोगे, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट को एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवादी क्रिया विधि? बिल्कुल 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कीमा का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्र, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट को एकत्रित करना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद रख लेना जी। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्याजे के अनुसार स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आत्मसात्मीकरण या समायोजन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहता है, आपको याद करना है। स्कीमा का संप्रति प्याजे ने दिया था, आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हुई तो आपको पता होगा कि स्कीमा का संप्रति किसने किया था? जीन प्याजे ने किया था। ठीक है, जिसमें संतुलीकरण और आत्मीकरण तथा समंजन जैसे संप्रतियों की व्याख्या की थी। तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं तीनों, तो आपको याद कर लेने। आपके ऑप्शन तीनों दे देगा, एक अलग दे देगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कीमा के संपत्तियों में से संबंधित नहीं है, आपको बताना है संतुलीकरण और आत्मीकरण और समंजन संबंधित है। ठीक है, इंपोर्टेंट रहते हैं, याद कर लेना जी। 28 का राइट आंसर बताइए। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों से विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे लोग सूचना प्राप्त करने में प्रक्रमण करने पर तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं, इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर को, जीन प्याजे को, जेपी गिलफोर्ड को या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 28 का दोस्तों जो भी ऑप्शन नहीं बताया उनका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जो बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों से विभक्त करता है दोस्तों, जिससे लोग सूचना प्राप्त करते हैं, प्रक्रमण करने में तर्क देकर समस्या समाधान करते हैं, उसके लिए दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया गया है मुझे कमेंट करके बताना कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 29 जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। शिक्षणीय वर्ग को चुनना है आपको, ठीक है। आपके ऑप्शन है 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से 20। बिल्कुल 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 29 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों 70 से कम वाले बुद्धि के बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके आईक्यू होते हैं वो शिक्षणीय वर्ग के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। जो तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि होती है उसका स्तर कैसा होता है। बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ही बताएं। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इंपॉर्टेंट आपको, अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो जी। तो बिल्कुल आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।